हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नरेशन। नरेशन जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, जैसा कि यदि आप क्लास 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, ठीक है, या अब तो 6, 7, 8 में भी नरेशन आ गया है बेसिक लेवल, तो ये हाई लेवल का है। तो आप अगर इन क्लासेस में हैं तो नरेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, या सीएपीएफ हुआ, या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हुआ, यहाँ पर तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है नरेशन। तो इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा नरेशन। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप इन सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इन क्लासेस में हैं तो आपके लिए नरेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नरेशन को। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से ये होता है लोग जब देख नहीं पाते, थक जाते हैं, क्योंकि उनको नोट्स भी साथ में बनाना होता है। इसलिए मैं कम से कम डेली 20 या 25 मिनट का वीडियो बनाऊँगा। उतने प्रतिदिन एक एक टॉपिक को मैं ख़त्म कर दूँगा, और ताकि आप लोग आराम से पढ़ सकें, उसको लगा भी सकें। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नरेशन ध्यान दीजिएगा। नरेशन का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है भाषण या कथन से होता है। किससे होता है? कथन से। ओके, नरेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? कथन है, कथन से लिया जाता है। और कथन दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट कथन होता है, जिसे डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। मैं एन लिख रहा हूँ, मतलब नरेशन है। एक है इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, एन। नरेशन को हम कथन कहते हैं हिंदी में, और नरेशन को दो भागों में बटाता है, एक डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कथन। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। ओके, तो ये डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है, प्रत्यक्ष कथन, और ये इनडायरेक्ट नरेशन है, अप्रत्यक्ष कथन। गेटिंग? अब ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? जब वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाए। जब वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाए। जब वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाए, उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं भाई? जब वक्ता की बात को अपने शब्दों में बयां किया जाए। हो गया? जब वक्ता की बात को, ठीक है, अपने शब्दों में प्रकट किया जाए। ओके, मेरी बात समझिएगा। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं?
यानी प्रत्यक्ष कथन, जब वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कह दिया, यानी किसने मुझसे कहा और मैं जाके हूबहू वही बात कह दिया बिना कुछ बदले, ठीक है, इसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन मतलब क्या हुआ, अप्रत्यक्ष कथन, जब वक्ता की बात को अपने शब्दों में प्रकट किया जाए, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कथन। यानी किसी ने कहा उसको जाके अपने शब्दों में बोला, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, नरेशन मतलब कथन, इसका दो भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, प्रत्यक्ष कथन और ये अप्रत्यक्ष कथन। आर यू गेटिंग? तो हम लोग आगे चलते हैं, ओके। अब डायरेक्ट नरेशन को हम लोग देखें, डायरेक्ट नरेशन क्या है। हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे ना, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन को पहले हम जानेंगे इसके कितने भाग हैं, ओके, तब हम इनडायरेक्ट बदलना सीखेंगे, ओके। अब नोट कर लीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं ये तो बता दिया आपको, जिसे हम प्रत्यक्ष कहते कथन कहते हैं, ओके। डायरेक्ट नरेशन क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, ठीक। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन के दो भाग हैं, वो दो भाग कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके दो भाग हैं। एक काम करता हूँ, मार्कर चेंज कर देता हूँ, इसके दो भाग हैं, एक है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, ओके। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब होता है जिस क्रिया की सहायता से वक्ता अपनी बात कहे, क्या कहते हैं, जिस क्रिया की सहायता से वक्ता अपनी बात को कहे, यानी जिस क्रिया की सहायता से वक्ता अपनी बात को कहे। अब जैसे कहने मतलब ये हुआ, इसके अंत में क्या लगा होता है, हो गया, या कहे इसके अंत में कॉमा लगा होता है, अंत में क्या लगा होता है भाई, कॉमा लगा होता है, हो गया, लगा होता है इसके अंत में। जैसे मान लीजिए मैं कह दिया रवि सेड टू मी, एक कॉमा है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। रवि सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, रवि ने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये जो आपका सेड है यही क्रिया ना, तो रवि ने किससे कहा, मुझसे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, सेड टू मी, सेड टू मी,
तो यही आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्योंकि इसी क्रिया की सहायता से रवि ने मुझसे कहा है, इसके अंत में कॉमा लगा है, तो ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्ट स्पीच कौन है, ठीक है, वक्ता जो भी बात कहे, हो गया, वक्ता जो भी बात कहे, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब ये है आपका ऐसे ऐसे ये के अंदर, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए भाई, लिखते हैं। आप समझे ना। तो आप समझ सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, वक्ता जो भी बात को कहे उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। अब ये देखिए, रवि सेड टू मी, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब जो भी बात कहा, आई एम गोइंग टू स्कूल, यही आपका रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि इसी को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े। क्योंकि आपको जानना होगा कि ये है क्या एक्चुअली में, यही बेसिक है। अगर आप जानेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद तो टेंस हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैसे कन्वर्ट करना है, आप तो आसानी से जान सकते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। सब समय यही लगता है। ओके, अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, 20-25 मिनट का वीडियो होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या है, क्या कहा जा रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुल 3 नियम है। कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। पहला क्या है, पर्सन परिवर्तन का नियम, पर्सन परिवर्तन, पर्सन चेंजिंग रूल, पर्सन चेंजिंग रूल, पर्सन परिवर्तन का नियम। दूसरा क्या है, टेंस परिवर्तन का नियम, टेंस का नियम, यानी रूल ऑफ टेंस। थर्ड है एडिशन ऑफ, रूल ऑफ एडिशन ऑफ कनेक्टिव, मतलब कनेक्टिव जोड़ने का नियम। ओके, पर्सन परिवर्तन का नियम, टेंस का नियम और कनेक्टिव जोड़ने का नियम। ठीक है, यानी पर्सन चेंजिंग रूल और रूल ऑफ टेंस और एडिशन रूल ऑफ कनेक्टिव जोड़ने का नियम। ये 3 नियम आपको पढ़ने हैं। अब पूरा टेंस इसी पे डिपेंड है, ये पूरा नरेशन इन्हीं 3 रूल पे चलेगा। ओके, तो पर्सन परिवर्तन क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। पर्सन क्या है, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है। पर्सन अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में कुल 3 पर्सन होते हैं। ठीक है, कुल 3 पर्सन होते हैं। पहला होता है
इसी को 3 भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है? जो बात को कहे, जो बात कहे उसे हम फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं कह रहा हूँ तो इसके लिए अपने लिए आई लगाऊंगा, या हम लोग कह रहे हैं तो वी लगाएंगे, आई और वी, जो बात को कहे। ठीक है। सेकंड पर्सन मतलब जिससे बात कही जाए। वो कौन है? यू। हो गया। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में बात कही जाए। हो गया। तो कौन होगा थर्ड पर्सन? ही, शी, हो गया, इट, और मैं थोड़ा कैमरा इधर कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। ही, शी, इट, दे। हो गया। ये कौन से पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो आप लोग समझ गए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुल कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। ओके। पहला है पर्सन परिवर्तन का नियम, दूसरा है टेंस का नियम, तीसरा कनेक्टिव जोड़ने का नियम। और पर्सन परिवर्तन के नियम को क्या कहे भाई? जो बात कहे, आई और वी, सेकंड पर्सन जिससे बात कही जाए, यू, और थर्ड पर्सन कौन आता है? जिसके बारे में बात कही जाए, बात कही जाए, ही, शी, इट, दे। थर्ड पर्सन की बात होगी तो ही, सी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन में आएंगे। आ रही बात समझ में? ये रहा आपका पर्सन। ओके। अभी हमने देखा पर्सन, अभी पर्सन के बारे में समझा है। अभी नियम कहाँ जाना हमने? अभी पर्सन के बारे में हमने समझा है। अभी रूल तो इसके बाद आएगा अभी ना, लेकिन पहले पर्सन को पूरी बात जानना होगा। कौन नॉमिनेटिव में आता है, कौन ऑब्जेक्टिव में आएगा, कौन पॉसेसिव में आएगा। ठीक है। अब पॉसेसिव में 2 होते हैं, एक एडजेक्टिव होता है, एक प्रोनाउन होता है। तो हम लोग अब इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब पर्सन परिवर्तन के स्वरूप को हमें साड़ी के माध्यम से समझना है। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ, पर्सन परिवर्तन के इस स्वरूप को निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इनकी सारणी के माध्यम से हम पर्सन को जानेंगे। ठीक है, वो क्या है? जैसे मान लीजिए पर्सन हो गया, ये पर्सन, और ये नॉमिनेटिव मान लेते हैं। नॉमिनेटिव मतलब कर्ता कारक, या इसी को सब्जेक्टिव भी कहते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव,
उसके बाद आता है पॉसेसिव। ओके, अब पॉसेसिव में दो आते हैं, एक होता है एडजेक्टिव, दूसरा होता है प्रोनाउन। NOUN। देखिएगा, ये हो गया ना, ये यहाँ पर जिसका हो गया। अब ये समझने की कोशिश करिएगा, लाइन इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आपको बातें यहाँ से पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन आता है। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है ना, ये नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव, आई और बी फर्स्ट पर्सन में है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, और वी का आस होता है ऑब्जेक्ट। ओके, आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। क्या होता है? माई। और इसका क्या होता है? अवर। ठीक है, और ये प्रोनाउन क्या होता है माई का? माइन। क्या होता है? माइन। और इनका क्या होता है? आवर्स। आवर्स होता है। ठीक है, याद ध्यान रखिए, माइंड शब्द जो मिला है ये एडजेक्टिव से ही बना है, लेकिन प्रोनाउन में क्यों रखा गया? माइंड के साथ माई प्लस ऑब्जेक्ट होगा, नाउन रहता है। आपको पढ़ाएंगे, जब हम नाउन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे, क्योंकि कंपटीशन का भी नाउन मैं चालू करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, जो लोग SSC की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, रेलवे की, जहाँ भी इंग्लिश आती है उसके लिए बेसिक्स में पढ़ाऊँगा, जहाँ पर आपके कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी होगी। तो ये हो गया। सेकेंड पर्सन में कौन आता है? केवल यू आता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। यू ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी, दोनों। ये देखना होगा किस प्लेस पर है ये। उसके बाद पॉसेसिव देख लीजिए। पॉसेसिव में क्या भाई? पॉसेसिव में आप देखेंगे इसका क्या होता है? योर होता है, और क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा। थर्ड पर्सन क्या आता है? ही, शी, इट, दे। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, और इसका एडजेक्टिव पॉसेसिव क्या होता है? हिज। ओके, और ये अपने लिए क्या इसका नहीं होता है प्रोनाउंस। सी का क्या होता है भाई? हर, इसका एडजेक्टिव हर होता है, और इसका क्या हो जाएगा? हर्ष। इट का क्या होता है? ऑब्जेक्ट इट ही होता है, और ये अपने लिए इट्स लिखते हैं। अपॉस्ट्रोफी नहीं, याद रखिएगा, नहीं तो इट इज़ हो जाएगा, वो इट इज़ हो जाता है। अगर इट ऐसे लिख दिया जाए, इट के साथ अपॉस्ट्रोफी है, तो इसका मतलब इट इज़ होता है, इट इज़ होता है। लेकिन यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा है, इट्स, इसका नहीं होता है। दे का क्या होता है? देम, ऑब्जेक्ट, अपने लिए देयर, THER, देयर हो गया, हो गया। और प्रोनाउन दियर्स, THEIRS, दियर्स हो जाएगा। आर गेटिंग? अरे बस समझ में, इसको समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि नरेशन में यही तो पूरा भागेगा। इसी वजह से आप तो सही कर पाओगे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, गड़बड़ हो रहा है, चलिए छोड़ इसको, रहने दीजिए। अब समझ जाइएगा, थर्ड पर्सन में नीचे वाला है यू, सेकंड पर्सन में आता है यू, और बाकी सब थर्ड पर्सन है। अब समझिए इसको क्या है। अगर मैं कहूँ हर को वी के, हर को, हर क्या ऑब्जेक्ट है? हर क्या एक ऑब्जेक्ट है? हर एक ऑब्जेक्ट है, इसको यू के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यू के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो हर को हम यू के अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे तो यू अपना ऑब्जेक्ट भेजेगा, क्या? यू। क्यों? ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही आएगा, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट की जगह क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट ही रखेंगे। तो हर की जगह हम यू को ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे? यू रखेंगे। अगर वहाँ सी को हमें रखना है मी के अकॉर्डिंग, सी को मी के अकॉर्डिंग रखना है, मी के अकॉर्डिंग बदलना है। सी क्या एक सब्जेक्ट है? ये ही सही कर देता हूँ मैं,
सी एक सब्जेक्ट है और मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो सी एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही आएगा, इसलिए सी की जगह क्या होगा, आई होगा। ठीक है, क्योंकि ये अपना सब्जेक्ट भेजेगा ना ये। हाँ, मान लीजिए अवर को चेंज करना है हर के अनुसार, सॉरी, अवर को चेंज करना है ही के अनुसार, ही सब्जेक्ट। तो अवर क्या है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो अवर की जगह भी पॉसेसिव एडजेक्टिव ही आएगा। अब ही सब्जेक्ट है, ये अपना पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, इसका हिज आएगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हो गया। पॉसेसिव की जगह पॉसेसिव रहेगा। आ रही बात समझ में। ये रहा आपका पर्सन परिवर्तन के बारे में। अभी पर्सन परिवर्तन का रूल पढ़ेंगे, हो गया। आप सुने होंगे पर्सन परिवर्तन, SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, ये पढ़ा होगा आपने। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग कैसे ये चेंज होता है। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चाहते हैं कि हम ग्रामर में तेज हों तो बिल्कुल इस चैनल से बने रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।